What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नया मंथ, नया जोश, टारगेट तो ओल्ड ही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक नई होप। ओल्ड टारगेट किस लिए? क्योंकि आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ ये अचीव करना ही करना है, तो वो टारगेट आप लोगों को अचीव करना ही करना है। उस टारगेट को अचीव करने के आप लोग रास्ते बदलिए, तरीके बदलिए, पर लेकिन टारगेट एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर उसको अचीव कर कर ही छोड़ना है। और एक नए महीने के साथ में एक नई आशा भी निकल कर आती है, तो पूरा जोश के साथ में ये महीना आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, जब आप लोग किसी मंथ को स्टार्ट करते हैं तो एक नए जोश के साथ में उसको स्टार्ट करते हैं, तो पूरा मंथ एंड तक जाते जाते आप लोगों के मन में जोश रहता है। मैं यहां पर ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब नया ईयर आता है तो आप लोग नए नए रिजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ यार 1 तारीख है, अब नया रिजोल्यूशन लेते हैं। क्यों ना आप लोग हर एक महीने की 1 तारीख को, अगर आप लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, खामियां हुई हैं, उनको इंप्रूव करके हर महीने की 1 तारीख से फिर से आप लोग एक नया रिजोल्यूशन लिया कीजिए। तो 12 महीनों में 12 रिजोल्यूशन आप लोगों के पास में होंगे और ये आप लोगों को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने टारगेट को एक छोटे छोटे टारगेट में आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोगों को उसको अचीव करने में आसानी रहेगी। तो जो भी चीज आप लोगों को अचीव करनी है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर कर आप लोग रखिए, तो इस तरीके से आप लोग उसको अच्छे से लाइफ में अचीव भी कर पाएंगे। तो जो जो कमियां खामियां रही हैं, जो भी आप लोगों ने रिजोल्यूशन डिसाइड किया था कि यार ये अचीव करना है, वो उसमें से कितने आप लोगों ने अचीव कर लिया और कितने आप लोग प्रॉपर में पैटर्न फॉलो करके चल रहे हैं और कितनों में कमियां रही है, उसके बारे में एक एनालिसिस करने का ये सही टाइम होता है। बाकी कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिनका रिजोल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। एक छोटी सी बात जो कई सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, इसमें बात की जा रही है, ये एक छोटी सी एक प्यारी सी वीडियो आई थी, बस 2 घंटे की वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर डिस्कस किया। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो कहां से मिलेगी? वो वीडियो की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने कल शाम को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी थी। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि सर क्या ये हर महीने की ये वीडियो आया करेगी? जी हां, हर महीने की वीडियो आया करेगी, पर लेकिन फिलहाल जो है ये हर हफ्ते आया करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो अगले हफ्ते जो आप लोगों की ये वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग कवर करेंगे जनवरी का पूरा 1 महीने का करंट अफेयर, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हफ्ता आएगा, इनके अगला जो वीक आएगा, तो फिर मैं आप लोगों से हफ्ता लूंगा और वो हफ्ता होगा लगभग 2 से 2.5 घंटे जो कि आप लोगों को मुझे देना है। तो उस 2 से 2.5 घंटे के हफ्ते में आप लोग फिर अगली जो बेसिकली हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे दिसंबर, ठीक है। तो हम लोग आगे से पीछे की ओर चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पास्ट के करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं, जो पास्ट के हैं, जो नहीं कि बिल्कुल अभी जल्दी जल्दी 5, 6, 7, 8, 10 महीने के। तो आगे से पीछे को चलेंगे तो जितना भी हम लोग कवर कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो जैसे जैसे जो वीक आएगा तो उस वीक में हम लोग एक नया एक मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीक आप लोगों को आने वाला है उस वीक में हम लोग करेंगे जनवरी का 2021 का। तो ये याद रखना और उसके लिए तैयार रखना अपनी कमर कसकर, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होगी, वो भी जैसे ये वाली वीडियो आप लोग को देखने को मिली। और जो भी सजेशन है, कमियां हैं, खामियां, वो जरूर बताएगा। हर एक एग्जाम में ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और पीडीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और देखिए, वीडियो के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, तो इसलिए कोशिश करना कि इससे फायदा उठाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेहनत किए जा रहा हूं और आप लोग उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों को कंटिन्यूअसली फायदा उठाना है, ठीक है। तो ये अगले हफ्ते के लिए तैयार रहेगा, जनवरी के लिए। बाकी कोई भी सजेशन सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स ओपन है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई मॉर्निंग में, नैनो मैगजीन आप लोगों की नहीं आई। देखिए, लैपटॉप में दिक्कत चल रही है। अब ये टेम्परेरी तौर पर मैंने कई सारे जो टेक्निकल बंदे हैं उनसे बात की है, तो इसकी हार्ड डिस्क मुझे चेंज करानी है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क यहां पर इसकी चेंज करानी पड़ेगी। बार बार क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, तो इसके चलते इसकी हार्ड डिस्क मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो टाइम से देखकर मैं इसको जल्दी ही रिप्लेस करूंगा। पर फिलहाल कुछ मुझे ऐसा सजेशन दिया गया जिसकी वजह से टेम्परेरी पीरियड के लिए कुछ बीच बीच में चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों की जो वीडियो है, मैं उससे बात की, एक बंदा मतलब 2-3 बंदे हैं जो कि जान पहचान वाले हैं, जो कि जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से इसका थोड़ा सॉल्यूशन चल सकता है, पर लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि इसकी हार्ड डिस्क ही चेंज करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये चल रहा है, तो अच्छी बात ये है। इसके बाद में आप लोगों की नैनो मैगजीन आएगी, तो नैनो मैगजीन का जो टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को वो है 11 बजे, ठीक है। और पर लेकिन आज ही ओनली 11 बजे ही आएगी, फिर आप लोगों को कल से 4 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो 4 बजे उठ रहे हैं वो कंटिन्यूअस उठते रहिए, और ये आप लोगों को कंटिन्यूअस अगर उठते रहेंगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को अचीव कर पाएंगे, ओके। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है बांका स्टेट, जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा।
बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। एक और छोटी सी बात, इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूज मैंने आप लोगों की जो 28 ऑफ दिसंबर की जो आप लोगों की यानी कि संडे का जो आप लोगों का द हिंदू था उससे भी मैंने उठाया जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए मैंने इसीलिए यहां पर ये चीज स्टार्ट की बेसिकली, जो संडे में आप लोगों का जो न्यूज़पेपर आता था उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज हुआ करेगी उसको हम लोग मंडे में देख लिया करेंगे। तो संडे में पूरा 2 से 2.5 घंटे की वो करंट अफेयर की क्लास आ जाया करेगी, क्योंकि संडे में कोई एडिटोरियल भी नहीं होता है और इंपॉर्टेंट जो न्यूज होती है वो आगे चलकर फिर एडिटोरियल की फॉर्म में आ जाती है। तो छूटेगा कुछ नहीं। जो बच्चों को ये लग रहा है डाउट कि संडे के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आया, तो छूटेगा कुछ नहीं, वो मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को जो जो बोल रहा हूं वो फॉलो करते रहिए और किसी चीज पर उन बोलते थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। तो फिर आप लोग को ये नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी हाँ कि सर ने कहीं पर धोखा दिया है, ठीक है। तो वो वाली प्रवृत्ति नहीं है कि आप लोगों को झूठ बुलाकर कुछ भी इस तरीके की चीजें करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। तो नैनो मैगजीन डेली आप लोग को इसी टाइम देखने को मिलेगी, ओके। और बाकी होती है अपनी न्यूज़पेपर की। तो ये 2 वीडियो आप लोग फॉलो करते रहिए। एक रिवीजन की जो वीडियो आती है उसको फॉलो कर लीजिए और थोड़ा सा अपनी साइड से भी आप लोग एफर्ट डालिए, तो सारी चीजें आराम से कवर होती रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जल्दी जल्दी, उसके बाद में फिर हम लोग एडिटोरियल देखेंगे डिटेल में। काफी प्यारे आर्टिकल है यार, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन जो है वो काफी हद तक डिपेंड करते हैं कि इंडिया क्या रिएक्ट करता है, यानी कि ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है सीज फायर वायलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई बार होता है, तो उसको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। सीज फायर का मतलब होता है एक तरीके से कि जो फायर है उसको सीज कर देना, यानी कि एक तरीके से रोक देना, लड़ाई रोक देना बॉर्डर के ऊपर। तो 2003 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको बार बार ये फॉलो करते हैं कि हाँ जब भी कोई ज्यादा चीजें हो जाती है कि हाँ चलो उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बार बार ऐसी हरकतें पाकिस्तान की साइड से देखने को मिलती है। तो अभी ये बोला गया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, सीज फायर एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। पर लेकिन पाकिस्तान वो बच्चा है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है ONUS, इसका मतलब ओन्स, इसका मतलब होता है भार, यानी कि पूरा भार जो है वो इंडिया के ऊपर है। बोला है कि इंडिया के ऊपर पूरा भार है कि प्रोग्रेस कैसे लेके चलनी है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को। देखिए जैसे ही जो बाइडेन आए हैं अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं और भी कई सारे पैटर्न आप लोगों को चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक कंट्री, पावरफुल कंट्री की डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कंट्री के साथ में पाकिस्तान के कौन से, जो हमारी कंट्री के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ में टच करते हैं, तो एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया पंजाब और एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 राज्य हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं पाकिस्तान के साथ में, ओके। एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, ऐसे कितने कंट्री है जिसके साथ में हमारी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं, तो आप लोग देखिएगा टोटल मिलाकर ऐसी 7 कंट्री हैं। सबसे टॉप कंट्री है यहां पर बांग्लादेश, जिसके साथ में लगभग 4096 किलोमीटर बाउंड्री टच करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसके साथ बाउंड्री टच करते हैं, बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम किसके साथ में टच करते हैं, अफगानिस्तान के साथ में। आप लोग बोलोगे सर ये तो पाक ऑक्युपाइड एरिया के साथ में टच करता है, हमारी कंट्री के साथ में कैसे टच करता है। हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल मैप है ना, अगर आप लोग उसके ऊपर जाएंगे तो ऑफिशियल मैप ये बोलता है कि अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी कंट्री की बाउंड्री टच होती है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जाम में तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ में भी हमारी कंट्री की बाउंड्री टच करती है। तो एक अफगानिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, 6ठा भूटान और 7वां हो गया बांग्लादेश। तो ये 7 कंट्री जो है इसमें सबसे ज्यादा जो टच करता है वो है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार, 6ठे नंबर पर भूटान और 7वें नंबर पर है अफगानिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। तो टोटल मिलाकर अगर लैंड वाली बाउंड्री के बारे में बात करें तो बात की जा रही है यहां पर 15,106 किलोमीटर के करीब आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जो कि इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोग याद रखिएगा वो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने ये बेसिकली लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर ली, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर ओशियन वाले रीजन में जाकर, तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं और लगभग 7,500 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये हमारी जो बेसिकली जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल, ये राज्य हैं जो कि याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अभी एक और छोटी सी न्यूज है यहां पर, ये इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एग्री हो गए हैं बॉर्डर पर जो फेंसिंग करने के लिए। उन्हें तो एक बॉर्डर पर मेड़ लगाना ताकि एक दूसरी कंट्री में कोई इलीगल एक्टिविटी न हो सके, तो इसके चलते यहां पर ये फोकस किया जा रहा है।
और याद रखना बांग्लादेश अब की बार काफी इंपोर्टेंट है। 26 जनवरी पर हमारी कंट्री में बांग्लादेश की जो फोर्स है उसको इंक्लूड किया गया था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि अभी बांग्लादेश की आजादी को टोटल मिलाकर कितने साल पूरे हो गए हैं आप लोगों को पता है? जो कंपेयर करें 1971 से लेके हम लोग कहां खड़े हुए हैं? 2021 में खड़े हुए हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? तो 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि बांग्लादेश को आजाद कराया गया। उस टाइम पर इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, आज के डेट में इसको हम लोग इसको बांग्लादेश बोलते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इससे पहले भी किसी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है? तो रिवीजन की मूवी बोल रहा हूं रिवीजन की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में। तो आप लोग बताइए इसके अलावा हमारी कंट्री की जो 26 जनवरी की परेड में कौन सी 2 कंट्री है जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है अपनी फोर्सेस के साथ में, ठीक है? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है बहुत प्यारा सा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बात की जा रही है यूएसए का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है फिलहाल अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के ऊपर। तो यूएसए ने अभी सीरिया के अंदर अटैक किया जो ईरान की फैसिलिटी थी, तो यानी कि ईरान जो सपोर्ट कर रहा था यहां पर, तो यहां पर उसके ऊपर इराक तो अटैक किया गया किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। तो जिनको ये लग रहा था कि जो बाइडन जो है सीधा सा आदमी है, कुछ नहीं करेगा, तो जो बाइडन जैसे तैसे जीत कर आया, तो वो इनके द्वारा अपने प्रति जो फालतू की बातें चल रही थी उसको खारिज करते हुए इन्होंने दिखा दिया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो ये किसी के ऊपर भी बॉम्बार्डमेंट कर सकते हैं। और अभी तो 36-37 दिन हुए हैं अभी इनको पिक्चर में आए हुए, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। तो जिस तरीके से पहले जब ईरान यहां पर अगर बात करिए डोनाल्ड ट्रंप से डर रहा था, अब आने वाले टाइम में जो यहां पर सऊदी अरेबिया है वो आप लोगों को जो बाइडन से डरता हुआ नजर आएगा। सऊदी अरेबिया जो है बेसिकली सोचेगा कि कैसे 4 साल बीते, जैसे अब तक ईरान ने सोचा था कैसे 4 साल बीते। तो ये क्या है सारा मुद्दा, पूरा डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, आप लोग इसके बारे में जानिएगा अच्छे से एडिटोरियल में। ओके, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस का जो कहर है वो अभी कम नहीं हुआ है, फिर से एक नया स्ट्रेन स्टार्ट हो गया है, यानी कि फिर से जो केसेस हैं वो आने बढ़ने स्टार्ट हो गए महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये सेकंड होने कहते कि सेकंड वर्जन आ रहा है कोरोना वायरस का, जैसे नहीं कि हाँ आईफोन का सेकंड वर्जन आ गया उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो पहला वर्जन तो आप लोगों ने दवाई के भेंट चढ़ा दिया, अब सेकंड वर्जन यहां पर ये चल रहा है निकल कर। अब ये सेकंड वर्जन देखने में भी छोटा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में कितना बड़ा बनता है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कितना बड़ा बनाते हैं। अगर हम लोग टोटल ढंग से मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं, और बाहर से कुछ भी चीजें अगर लेकर आ रहे हैं तो उनको ढंग से धुलते धुलते तब उसको खा पी रहे हैं, इसी के साथ में अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं बाहर से आने के बाद में उनसे आप लोग डिस्टेंस बनाकर रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कोताही यहां पर इसको बढ़ने का रीजन देती है। वही बात थी ना जब उस टाइम पर कई सारे डायलॉग भी चले थे कि कोरोना वायरस आप लोग के घर आता नहीं है, वो एक तरीके से बेशरम नहीं है, आप लोग जाकर उसको बुलाओगे वो तभी आप लोग के घर में आएगा, तो इज्जतदार मेहमान है ये, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो इसको बाहर रखिए, ऐसी मेहमानगिरी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आगे बात करें, ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग न्यूज बोल सकते हैं हमारी कंट्री की इसरो के बारे में। इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के द्वारा यहां पर इसरो के द्वारा देखिए हमारी कंट्री की जो बेसिकली इसरो है वो अपनी कंट्री के तो जो सैटेलाइट है वो छोड़ती है बेसिकली यहां पर ये दूसरी कंट्री के सैटेलाइट भी हम लोग यहां पर जो बेसिकली कमर्शियल पर्पज है, ये एक तरीके से पैसा कमाते हैं दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को भी छोड़ने के लिए। तो इसी के चलते इसरो के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि ये जो मिशन लॉन्च किए गए ये इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए। तो इसरो के द्वारा हमारी कंट्री का यहां पर किस किस कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च किए गए? तो ब्राजील के लॉन्च किए गए, अपनी कंट्री के लॉन्च किए गए, और इसी के साथ में जो बेसिकली यूएसए के भी लॉन्च किए गए। तो टोटल मिलाकर जो यहां पर सैटेलाइट लॉन्च किए गए यहां पर, तो ब्राजील का यहां पर है अमेजोनिया, टोटल मिलाकर 18, इसके अलावा और आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो टोटल मिलाकर कितने यहां पर? तो 19 सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किए गए। 19 सैटेलाइट में से यहां पर आप लोगों को देखने को मिला भी जो एक ब्राजील का हो गया, ठीक है, 13 हो गए यहां पर यूएसए के, और 5 हो गए यहां पर इंडिया के। तो ये यहां पर याद रखिएगा। अगर बात करें इसरो का कौन से नंबर का मिशन था यहां पर, ये तो इसरो का ये 78वां मिशन था श्रीहरिकोटा से। बाकी अगर बात करें जो फ्लाइट यहां पर जो यूज की गई है उसका नाम है PSLV, ठीक है? तो अब जो PSLV है यहां पर, ये PSLV C51, ठीक है? तो इससे जो मिशन लॉन्च किया गया ये है, इससे जो मिशन लॉन्च किया गया ये 53 मिशन, ठीक है? तो 53 मिशन है, इनके 53वां मिशन यहां पर इसके द्वारा लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखिए। 3 कंट्री के सैटेलाइट यहां से लॉन्च किए गए, तो संडे में ही अभी। तो कोरोना वायरस के बाद में काफी बड़ी फ्लाइट आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री के लिए। इसरो आज की डेट तक अगर आप लोगों से बात करें कितने फॉरेन कंट्री के सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं इसरो के द्वारा, तो टोटल मिलाकर 342 कंट्री के फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं।
तो 342 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए जा चुके हैं, टोटल मिलाकर 34 कंट्री के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये सारे जो है ये बेसिकली सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात करें जो यहां पर ये स्पेस के अंदर जो ब्राजील का जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं, ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम रखा गया यहां पर अमेजोनिया। तो अमेजन फॉरेस्ट है ना जो ब्राजील के अंदर में, जहां पर अभी आग भी लगी थी कुछ दिनों पहले, जो काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो ये बोला गया कि डिफोरेस्टेशन को चेक करेगा अमेजन वाले रीजन में। तो ये ब्राजील का जो सैटेलाइट है, तो ये डिफोरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो उसको देखेगा यहां पर, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सारी चीजें फिर चेक की जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि ब्राजील जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, जब वहां पर बहुत लार्ज स्केल पर आग लगी, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैप में देखना चाहते हैं आप लोग ब्राजील को, तो अपनी कंट्री के रेफरेंस में हमेशा देखा कीजिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखेगा ये है ब्राजील। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये इसरो का मिशन है जो रिसेंटली अभी, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री कू देखने को मिला, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो 18 लोगों की जान चली गई है फिलहाल अभी म्यांमार के अंदर इसके प्रोटेस्ट के चलते हुए। तो ये काफी खतरनाक चीज अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कैसे शांति बनाई जाएगी, तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री पर भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर ज्यादा नोटंकी यहां पर चलेगी, तो बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में शरण लेते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो हमारी कंट्री के 4 राज्य टच करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बात करें आज के में म्यांमार को, हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो मिजोरम टच करता है, मणिपुर टच करता है, और नागालैंड, और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोग जाकर देखिएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। अगर 4 राज्य मैंने आप लोगों को बताए, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इनके सबसे बड़ी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ में टच की जाती है, म्यांमार के साथ में। तो क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यांमार न्यूज में, तो घुमा फिराकर कैसे भी क्वेश्चन बने आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जॉनसन एंड जॉनसन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बेसिकली बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव बनाती थी। तो ये जॉनसन एंड जॉनसन काफी ज्यादा न्यूज में थी, जो नी ट्रांसप्लांट, जो हिप जो ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे, तो उस टाइम पर यहां पर ये न्यूज में थी। कई जगह कई सारे लोगों का जो यहां पर इंप्लांट किया गया, घुटने भी या फिर इन सब चीजों में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। अभी यहां पर ये कोविड-19 की दवाई भी बना रही है। देखिए ये सारा एक तरीके से होने की, जो नहीं कहते कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। अभी कोविड-19 की दवाई सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो अच्छी खासी अगर कोई दवाई बना पाता है, तो शानदार तरीके से पैसे कमा पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हर एक लोग को ये दवाई देने की बात की जा रही है। तो इसलिए ये इसके द्वारा भी यहां पर यूएसए के द्वारा इसको परमिशन दे दी गई है कि यहां पर बेसिकली कोविड-19 से रिलेटेड जो दवाइयां चल रही हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यहां पर ये तीसरी वैक्सीन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जो कोविड-19 के लिए, जो यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो उसके द्वारा यहां पर ये जो दवाई इसको परमिशन दी गई है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, आज के दिन से हमारी कंट्री में जो लोग जिनकी जो एज है 60 या फिर 45 प्लस विद कोमोर्बिडिटी यानी कि कोई और भी बीमारी है, तो उनको भी यहां पर ये दवाई देनी स्टार्ट की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक जो है, जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रही है, और प्राइवेट में भी शायद मुझे लग रहा है कितने की है, 250 रुपए की शायद दवाई है। एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, शायद 250 रुपए की है। तो प्राइवेट में भी जिनको लग रहा है कि जल्दी दवाई लेनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी में भी जाकर आप लोग इसको लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ में नंबर आएगा तो फ्री में मिलेगी, प्राइवेट के साथ में आप लोग लगभग मुझे लग रहा है शायद 250 रुपए की है। बाकी आप लोगों को आइडिया होगा तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो एक नए चरम पर पहुंचने की कोशिश यहां पर कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी आ गई यहां पर किसानों के साथ मिलकर। आम आदमी पार्टी मेरठ में यहां पर मिलकर एक नया बिगुल फूंक रही है कि रीजन क्या है इसका। देखिए 2022 में यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में यूपी की अकेली 80 सीटें हैं। अगर यूपी जीत गया, मूवी देखी होगी आप लोगों ने यंगिस्तान, ठीक है, उसमें ये कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी उत्तर प्रदेश खुलना बाकी है, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की सीटें खुलेगी तो पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा में जब आप लोग जाएंगे 80 सीटें भाई साहब अकेला उत्तर प्रदेश लिए बैठा है, तो जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश समझिए गवर्नमेंट उसकी चलेगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और अभी यहां पर जो टिकैत साहब हैं, जिनके द्वारा काफी बड़ा ये प्रोटेस्ट जो है चल रहा है, इसको ये लीड कर रहे हैं, तो इनके द्वारा बोला गया कि सोशल बैरियर से ऊपर उठो, यानी कि जो आप लोग सोसाइटी में जो बैरियर हैं, कास्ट को लेकर या इसको लेकर उसको लेकर, उनसे ऊपर उठे और थोड़ा सा मिलकर साथ में आओ, किसानों के साथ में मिलकर काम करो, तभी इसको आप लोग साथ में मिलकर लेकर चल पाएंगे। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। तो देखते हैं क्या कंडीशन आगे चलती है। बाकी एक डायरेक्शन पकड़ ली है यहां पर मूवमेंट ने, आगे क्या होता है वो देखेंगे। अगर बात करें यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो कैपिटल है
1901 के बाद में यहां पर आज की डेट में सबसे ज्यादा गर्म फरवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री कैपिटल दिल्ली के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात है, टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं वो बढ़ता हुआ यहां पर जा रहा है। चिल्का लेक न्यूज में तो आप लोग हल्का सा याद रखिएगा, चिल्का लेक कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में लार्जेस्ट जो ब्लैकिश वाटर लेक भी बोली जाती है हमारी कंट्री में, सॉरी एशिया के अंदर, पूरी एशिया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है। आगे यहां पर बात की जाए तो देखिए इंडिया और चाइना के रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो श्रृंगला साहब, उनके द्वारा भी ये बात की गई है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अभी आप लोगों को देखने को मिला, क्वेश्चन बन सकता है 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ठीक है, 2021 ये ज्वाइंटली किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और उसी के साथ में जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर है उनके द्वारा मिलकर ये होस्ट किया गया, ठीक है। तो याद रखना 5th जो यहां पर बात की जा रही है 5th जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में जब बात करें, आज के दिन में ट्रेड जो है लगभग 78 बिलियन है और सबसे ज्यादा अगर ट्रेड के बारे में बात करें हम लोग इंपोर्ट किसी कंट्री से कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं चाइना से, दूसरे नंबर पर किससे कर रहे हैं यूएसए से, अब तीसरे नंबर पर किससे कर रहे हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है। बाकी यहां पर बात की जा रही है चाइना की पार्लियामेंट जो एरिया है आसपास वाले उनमें ड्रोन यूज करने के लिए परमिशन दी जा रही है और ज्यादा ड्रोन को बॉर्डर वाले एरिया में यूज किया जाए ताकि कोई कमी खामी न देखने को मिले। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ट्रंप साहब जो है वो फिर से यहां पर जो स्पॉटलाइट में चल रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ना आगे आने वाले टाइम में 2000 जो बात करें 24 के अंदर लगता है कि फिर से जो रिपब्लिकन के कैंडिडेट यहां पर ये बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये जरा सी जो नहीं कहती माइन्यूट ये इनकी डिफेक्ट हुई है अभी, तो आगे चलकर किस तरीके की चीजें होंगी तो इसके मुद्दे के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा आर्टिकल के अंदर आखिर ऐसा क्या कंडीशन बनी है ताकि आप लोगों के माइंड में सारी क्लैरिटी रहे, ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में कोई डाउट न बने। बाकी G23 अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या है, G20 का नाम आप लोगों ने सुन लिया, अब G23 के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कांग्रेस का एक ग्रुप है, कांग्रेस के अंदर जो बेसिकली चाहता है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो स्ट्रांग रहे, क्योंकि आज के दिन में इनको यकीन नहीं है कि राहुल गांधी जी की जो एक तरीके से लीडरशिप है उसमें एक ताकत है, क्योंकि एक तो आप लोगों को पता है क्या इमेज बनी हुई है, तो इसके चलते बहुत सारे और भी सीनियर लीडर हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। एक पार्टी की सत्ता चलती है कांग्रेस के अंदर में, तो इसको लेकर यहां पर क्रिटिसाइज इनके द्वारा किया जा रहा है। एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस वो यहां पर गांधी परिवार से ही निकल कर आएगा, तो वो गलत चीज है, तो उससे ऊपर उठकर ये कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी है। जब तक पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कैसे कंट्री में डेमोक्रेसी को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये बातें बोली जा रही है। और इसी से रिलेटेड आज का कार्टून भी आप लोगों के सामने यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में यहां पर ये आप लोग देखिए कौन है यहां पर, ये इसको बताइए कौन है और ये कौन है, इनके बारे में बताइए। और यहां पर दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है इस कार्टून में, तो इसके 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं बेसिकली क्या चल रहा है आज के दिन में, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा, ठीक है। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है कंबाइन करके डिस्कस करूंगा। अभी हमारी कंट्री में जो बेसिकली सोशल मीडिया हैंडल है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए नया रेगुलेशन लाया गया है, तो वो रेगुलेशन क्या है और किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकते हैं तो डिटेल में जानेंगे। नेशनल साइंस डे के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे, नेशनल साइंस डे से रिलेटेड क्या क्या बातें की जा रही है। इसी के साथ में जो नेपाल के अंदर क्या दुर्घटना चल रही है तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहीं पर ही एक्सप्लेन करूंगा कि नेपाल के अंदर क्या चल रहा है। ये आर्टिकल जो आता है यहां पर मंडे को आता है, एडिटर को जो लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये आर्टिकल जो है ये यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं, ईरान के बारे में बात कर रहे हैं और सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। और इस आर्टिकल के थ्रू तो मैं आप लोगों को इतनी सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आगे इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल आने वाले हैं, तो आप लोगों के माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके के मुद्दे को ऐसे देख के हम लोग को चलना है, ठीक है। कार्टून मैंने दिखाई दिया और यहां पर कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि हम लोग बात कर ही चुके हैं कई बार। तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अगर कोई भी डाउट हो रिवीजन के पॉइंट ऑफ से सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर मिल जाती है। लगभग 1,30,000 के करीब लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, तो कुछ फायदा ही हो रहा होगा जो जुड़े हुए हैं, तो आप भी यहां पर इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर यही आर्टिकल देख लेते हैं जिससे आप लोगों के माइंड में एक अच्छा सा एक इमेज बने, इमेज नहीं बेसिकली क्लैरिटी आए कि हाँ ये है क्या मुद्दा। ये यहां पर जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे जो कि सऊदी अरेबिया के मूल एक निवासी थे, पर लेकिन ये जो थे सऊदी अरेबिया में रहते नहीं थे, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया में रहेंगे, सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनकी बुराई करेंगे तो बोटी बोटी काट कर खा जाएंगे। और किया भी ऐसे ही गया यहां पर इनके साथ में। ये क्या करते थे, एक जर्नलिस्ट थे और ये आर्टिकल लिखा करते थे जो
मोहम्मद बिन सलमान या फिर इनकी रॉयल फैमिली के खिलाफ अगर कुछ भी गलत सऊदी अरेबिया के अंदर होता था, और इनके आर्टिकल जो थे वो काफी ज्यादा वायरल भी होते थे, काफी सारे लोग इनको पढ़ते थे, काफी सारे लोग समझते थे कि हाँ ये जानते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में अच्छे से, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पहले रहते थे। पर लेकिन फिलहाल ये सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं, फिलहाल ये तुर्की के अंदर रहते थे। यानी कि सऊदी अरेबिया के पड़ोस में अगर थोड़ा सा आप लोग जाएंगे तो यहां पर होगा सऊदी अरेबिया, तो तुर्की के अंदर यहां पर ये रहते थे, पर लेकिन निवासी कहां के थे? सऊदी अरेबिया के थे। तो यहां पर हुआ क्या था, बेसिकली इनकी बॉडी को माना जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको बॉडी को जो बेसिकली कुछ आप लोग बोल सकते हैं कि एसिड के अंदर या किसी चीज के अंदर पिघला दिया गया ताकि अस्तित्व ही खत्म हो जाए, इस तरीके की कंडीशन यहां पर की गई। वो तो भला हो तुर्की की गवर्नमेंट का कि उसकी इंटेलिजेंस फोर्स ने यहां पर इस इंफॉर्मेशन को सबके सामने रखा, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है वो सामने निकाल कर लेकर आए, उससे पता चला। तुर्की ने क्या किया ऐसा, देखिए जमाल खशोगी साहब जो है वो तुर्की में रहते थे, तो यहां पर तुर्की के अंदर जो सऊदी अरेबिया का कॉन्सुलेट था, तो वहां पर ये जमाल खशोगी साहब गए किसी काम की वजह से। काम क्या था, बेसिकली इनको दूसरी शादी करनी थी, और पहली शादी जो थी उससे बाहर निकलकर ये तुर्की नेशनल की एक लड़की से शादी करने वाले थे। तो यहां पर इनको उसके लिए बेसिकली कुछ कागज का क्लियरेंस लेने जाना था सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया का जो कॉन्सुलेट था तुर्की के अंदर, ये सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं गए, तुर्की के अंदर जो सऊदी अरेबिया का ऑफिस था उसमें गए। तो वहां पर इनको पकड़ लिया गया। सऊदी अरेबिया के जो बेसिकली भेजे गए यहां पर कुछ ऐसे लोग आप लोग बोल सकते हैं, इनके जो इनका किंग था उसके रॉयल गार्ड आप लोग उनको बोल सकते हैं बेसिकली, तो उसकी मेंबर वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा यहां पर इनको पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद में क्या किया गया, मारा गया, फेंका गया, फिर खा गए उसको पकाकर, वो किसी को नहीं पता आज तक, उसके बारे में किसी के सामने कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है कि ये इंसान जो है सऊदी अरेबिया की एम्बेसी के अंदर एंटर किया था और वहां से फिर वापस नहीं आया, वहां से बस न्यूज वापस आई कि ऐसा कुछ हो गया है। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप साहब उस टाइम पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को दबा दिया, उन्होंने इस मुद्दे को सामने नहीं आने दिया। क्यों दबा दिया, उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि इसके साथ में सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान है, इसके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के, और इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के खुद भी, क्योंकि बहुत सारे जो व्यापार ये करते हैं इनके साथ में, बहुत सारे हथियार जो बेचते हैं इनके साथ में, तो काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलता है। और ये वही इंसान है जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके द्वारा इवन अपने फैमिली के बहुत सारे मेंबर को भी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को, सबको बैन कर एक काल कोठरी में बंद कर दिया ताकि कोई भी इनके खिलाफ न लिख सके। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे काम भी इनके द्वारा किए गए हैं, खासकर महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है, वुमेन इंपावरमेंट किया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजें, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन को सेकेंडरी सिटीजन की तरीके से देखा जाता है। ठीक है, मुझे तो स्टोरी, एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि बेसिकली मर्चेंट नेवी में थे, उनसे मेरी एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि सऊदी अरेबिया के अंदर क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर वुमेन को बेसिकली कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा स्लेव की तरीके से रखा जाता है, मतलब खरीदा बेचा भी जाता है औरतों को। तो आज की डेट में भी कई सारी ऐसी कंट्री जहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर अगर वुमेन को थोड़ा सा भी अधिकार मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात, आप लोग इसके बारे में ये एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल में क्या बात है, आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्या है, जब जमाल खशोगी को मारा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दे को दबा दिया, पर लेकिन जो बाइडेन है वो यहां पर इस मुद्दे को नहीं दबाए और उन्होंने बेसिकली जो रिपोर्ट थी वो पब्लिक के सामने कर दी कि ये सारा काम जो था इस इंसान के द्वारा किया गया है। और इसके चलते यहां पर कई सारे प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए, लगभग 76 जो सैंक्शन लगाए गए, इनके जो लोग हैं उनके वहां पर वीजा जो बेसिकली होल्डर हैं उनको एंट्री करने से यूएसए के अंदर मना कर दिया है, उनके अकाउंट जिसके यूएसए के अंदर थे वो अकाउंट कई सारे इनके फ्रीज कर दिए गए हैं। इसी के साथ में यहां पर ये सारी जो कंडीशन देखने को मिल रही है, सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनको भी आरोपित तो ठहराया है, पर लेकिन उनके ऊपर कोई इनके द्वारा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कल को इनको जाना पड़ेगा यहां पर मीटिंग करने के लिए, कोई भी अगर मीटिंग होती है, जैसे मान लीजिए G20 की मीटिंग होती है, कल को चल के यूएसए के अंदर कोई और बायलैटरल मीटिंग होती है, तो ये एज ए स्टेट के हेड वहां पर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा पहले 2002 के जब दंगे हुए थे तो उस टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तो उनको एंट्री करने से यूएसए ने मना कर दिया था, यूएसए के अंदर में उनको जाने नहीं दिया गया। पर लेकिन जैसे 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर देखिए कंट्री के हेड को नहीं रोक सकते। ठीक है, तो फिर वहां पर उनको वेलकम किया गया। तो इस तरीके से पहले उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, आरोप लगाए, पर फिर अलाउ कर दिया गया। तो इनको भी आरोपित तो ठहराया गया है, पर लेकिन इनको ऐसा नहीं है कि इनको वहां पर एंट्री करने से मना किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ याद रखिएगा। अब यहां पर मुद्दा समझते हैं। जमाल खशोगी जो थे यहां पर 2 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट डेट ये याद रखिएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा इशू बन गया था कि गांधी जयंती है उस दिन, और उस दिन यहां पर एक ऐसे इंसान की डेथ हुई
जो कि एक तरीके से जो गलत चीजें हो रही थी उसको सामने लेकर आकर रखता था। तो एक तरीके से नॉन वॉयलेंस वाले दिन ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि गांधी जी के एक तरीके से तो उस टाइम पर ये भी एक काफी इशू यहां पर एक वो नहीं कहते कि कंपेयर किया गया था उस टाइम पर। काफी सारे कॉलम लिखते थे वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, और खुद भी ये एडिटर इन चीफ थे अल अरब न्यूज चैनल के। तो उसमें ये कई सारी बातें करते थे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के बारे में। तो इसके चलते सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो थी उससे खुन्नस खाए बैठी थी, और वो खुन्नस उन्होंने इसकी जान लेकर उतार ली। यहां पर वो तो मैंने बताया था ना, भला हो तुर्किश इंटेलिजेंस का, जिसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन बता दी गई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसलिए सामने नहीं रख पाए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ है, उसी के साथ में जो सीनियर एडवाइजर है जिनका नाम है यहां पर जैड कुशनेर, ठीक है। तो यहां पर थे मतलब अब नहीं है, ठीक है, अब तो हार गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो यहां पर इनके काफी अच्छे रिलेशन थे मोहम्मद बिन सलमान यानी कि एमबीएस के साथ में। उसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप का तो इंटरेस्ट हमेशा बिजनेसमैन था, तो अपने बहुत सारे हथियार बेचा करते थे सऊदी अरेबिया को, तो इसलिए सब कुछ चला हुआ रहा था और सारी चीजें दबकर चल रही थी। पर लेकिन जो बाइडेन के ऊपर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। तो जो बाइडेन ने सारी रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोज कर दिया, अभी जो लग सकती थी इनके ऊपर, ये सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो पर लेकिन यहां पर अभी भी पेनल्टी एमबी शाह के ऊपर, यानी कि जो बेसिकली यहां पर ये जो पर्सनैलिटी है यहां पर मोहम्मद बिन सलमान, इनके ऊपर नहीं लगी है। जो बाइडेन जो है, जो किंग सलमान को पहले ही बता चुके थे कि भाई साहब जो तुम्हारे द्वारा रायता फैलाया गया है ना, वो रायता आप समेटने का टाइम आ गया तुम्हारा। यानी कि इन्होंने पहले कॉल करी यहां पर जो बाइडेन है, इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को कि कोई डॉक्यूमेंट जो है जो अब तक दबाए बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं उसको पब्लिक करने वाला हूं। और ये बातें बोलने के बाद में इन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। तो यहां पर पब्लिक के साथ साथ में और भी कई सारी बातें निकल कर आई यहां पर। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें इनके द्वारा डिस्कस की गई कि आज की डेट में अगर बात करें, यमन के अंदर सऊदी अरेबिया के द्वारा एक वॉर जोन क्रिएट किया गया काफी लंबे समय से, और कोई फायदा नहीं निकल रहा है। तो वहां से इनके द्वारा बोला गया कि यूएन के हिसाब से चलेंगे, अब तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो यूएन जो बोलता है ना, वहां पर शांति बना के रखनी है, क्योंकि यमन में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। यमन को अगर आप लोग देखेगा तो ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से यमन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यमन को सऊदी अरेबिया और ओमन दो कंट्री टच करती हैं। तो ये वो कंट्री है जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं सऊदी अरेबिया की वजह से, क्योंकि वहां पर ईरान के द्वारा सपोर्ट की गई कम्युनिटी है। तो ईरान सपोर्ट करता है, तो उनको सप्रेस करने के लिए देखिए पड़ोस में ना कोई नहीं चाहता कि दुश्मन आकर बैठ जाए, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर इनके द्वारा कंटिन्यूअसली यमन के ऊपर अटैक किए जाते हैं, पर लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो वहां पर सोल्यूशन निकालने की बात की गई। दूसरा जो यूएसए का कमिटमेंट है, देखिए बेसिकली अगर आज की डेट में सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया अगर आज के डेट में बात करें तो ईरान के साथ में सऊदी अरेबिया के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। पर लेकिन अगर बात करें यूएसए का जो कमिटमेंट है सऊदी अरेबिया के डिफेंस को लेकर, तो डिफेंस को यहां पर ये सपोर्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसी है जैसे यूके हो गया, या फिर आज के डेट में जापान के बारे में आप लोग बात कर लीजिए, आपके साउथ कोरिया के बारे में बात कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिनको सपोर्ट करने की बात करते हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईरान का कोई भी ग्रुप अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करता है तो ये हमेशा सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि पैसे दो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा, ठीक है। तो जैसे जापान को एक बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया था, तो वो उनकी हरकतें हैं, हालांकि वो अलग चीजें हैं। पर लेकिन अगर बात करें पैलेस्तीन के इशू पर, डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीटली अलग थे और जो बाइडेन कंप्लीटली अलग देखने को मिलेंगे। पैलेस्तीन एक कंट्री है, कंट्री क्या बस बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट होने वाली है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो पैलेस्तीन जो है बेसिकली यहां पर जो आज के में इजराइल है, इजराइल की ताकत के चलते कंप्लीटली पैलेस्तीन खत्म होने वाला है। तो इसके चलते यहां पर पैलेस्तीन के जो मुद्दे को, जो उस टाइम पर बराक ओबामा साहब थे, उन्होंने इजराइल को फटकार लगाई थी कि ये क्या चल रहा है। अब यहां पर जो बाइडेन जो है देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। तो पैलेस्तीन का इशू एक अलग तरीके से यहां पर देखा जाएगा, पर लेकिन एक हद तक यहां पर ये इजराइल या फिर जो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा इनके अपोज में हुए तो पता चला ये कल को जाकर जो रसिया या फिर चाइना की गोद में जाकर बैठ गए तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक अलग ही गुट तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं करेंगे, तो ज्यादा अपोज नहीं करेंगे, बस ये दिखाना चाह रहे हैं इनको कि भाई साहब थोड़ा सा वो नहीं कहते कि औकात में रहना, औकात से बाहर मत जाना, वरना हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया को तो यही फंगा रहेगा कि जितना भी चल सके यहां पर 4 साल तक इनको शांति बनाकर रखी जाए, और जैसे ही 4 साल और गवर्नमेंट चेंज हुई, कोई दूसरा प्रेसिडेंट आए रिपब्लिकन का, तो इनके शांति रहे, जैसे ईरान अब तक सोच के चल रहा था। पर लेकिन ईरान को भी ये शांति में नहीं लेके चल रहे, ईरान को भी कह रहे हैं कि तुमको भी औकात से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली जो बॉम्बार्डमेंट की है तो वो यहां पर ये बताता है कि ईरान को भी कंट्रोल करके चलेंगे। तो ये बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। और ह्यूमन राइट का जहां इशू आएगा तो उसके बारे में तो कभी भी नहीं सुनते हैं। तो अभी जैसे म्यांमार के अंदर चल रहा है तो वो सारी बातें आप लोग देखते हैं। तो आज के डेट में ऐसा कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले यूएसए बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट किया करता था गल्फ रीजन से। आज की डेट में यहां पर नेचुरल गैस के बारे में बात कर लीजिए, और भी कई सारी ऐसी चीजें हो गई यूएसए के अंदर कि गल्फ रीजन के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी, यानी कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इनकी डिपेंडेंसी काफी कम हो गई है, ना के बराबर। तो इसलिए ये मनमानी यहां पर चला लेते हैं आसानी से। यहाँ पर इनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। और ह्यूमन राइट के इशू तो ये कभी भी उठा लेते हैं। हमारी कंट्री में बात कर लीजिए, कुछ भी इनको सप्रेस करना होता है तो ह्यूमन राइट के इशू उठाने लगते हैं। देखिए यूएसए में ना
ह्यूमन राइट के इशू का एक ऐसा मुद्दा बना रखा है, इनको ऐसा लगता है कि सबके पापा हैं ह्यूमन राइट को फॉलो करवाने वाले, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या देखते हैं कि किस कंट्री में इनका इंटरेस्ट है, वहां पर तो ये ह्यूमन राइट के इशू पूरे उठाएंगे। जिन कंट्री में इनका इंटरेस्ट नहीं है वहां पर नहीं उठाएंगे, ठीक है। यानी कि जहां से इनको फायदा दिख रहा है उस कंट्री को थोड़ा सा प्रेस करने के लिए ह्यूमन राइट के इशू उठाने लगते हैं, ताकि वो कंट्री जो इनके हिसाब से काम करने लगे। और दूसरी कंट्री जहां मर रहे हैं, दुनियादारी कुछ से कुछ चल रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बात करेगा। रोहिंग्या कम्युनिटी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर थक गई है, पर लेकिन किसी ने इंटरफेयर नहीं किया उसके अंदर, क्योंकि कुछ ज्यादा फायदा नहीं है इंटरफेयर करने से। अब आज के डेट में सऊदी अरेबिया में जरा से कुछ हो जाए या किसी और कंट्री में जहां से कुछ फायदा होने वाला है वहां पर कुछ हो जाए, सारे मिल जाएंगे, आकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कि हाँ भैया ऐसा कुछ करना है। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन ईरान के लिए ये बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया के साथ में पहले से इनके अच्छे रिलेशन नहीं, पहले से ही मतलब एक तरीके से अलग थॉट प्रोसीजर रहा इनका जो बाइडेन का, क्योंकि इनको लगता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक तो डिक्टेटरशिप ज्यादा रहती है, वहां पर एक नॉर्मल जो डेमोक्रेसी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मोहम्मद बिन सलमान ही एक ऐसी, या फिर सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो इस पूरे रीजन में यहां पर दादागिरी चलाता है, और ज्यादातर जो भी यहां पर अशांति फैला कर रखता है वो यही कंट्री रखता है। तो जो बाइडेन इसको चलते यहां पर सऊदी अरेबिया को ज्यादा सस्ते में या हल्के में लेते नहीं है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जस्ट अपोजिट में है। आप लोगों को पता है उस टाइम पर, अगर थोड़े से लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं यहां पर एसएलवी फैमिली का परिवार का पार्ट बने हुए, तो ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड उसको यहां पर सप्रेस करने की कोशिश की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, पर लेकिन इनके द्वारा सऊदी अरेबिया का जो रॉयल गार्ड है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का रॉयल गार्ड ये बोलता है कि हम लोग जो है सऊदी अरेबिया की जो रॉयल फैमिली है उनके लिए ट्रस्टवर्दी है और किसी के लिए नहीं। तो जो जमाल खशोगी को जो अभी यहां पर मारा गया था, तो सऊदी अरेबिया के जो रॉयल गार्ड है उन्हीं के द्वारा उनको ठिकाने लगाया गया था, जिसके चलते यहां पर जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया के रॉयल गार्ड के लगभग यहां पर कई सारे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, और 76 जो लोग हैं इनके तो ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। बोला गया कि इनके परिवार वाले जो है उनको भी इसका खामियाजा आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। तो कहां जाकर ये पूरा मामला रुकता है तो वो आगे जानने को मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो फिलहाल ये था ये आर्टिकल। बाकी आप लोग की क्या राय है इसको लेकर, आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाले है सऊदी अरेबिया के ऊपर ये इस रिलेशन से। मैंने बताया ना बैलेंस रहने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर उल्टा सीधा हो जाएगा सब कुछ। बस थोड़ा सा ये है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा नॉर्मल रहिएगा, ये नहीं कि ऊपर अफरा तफरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, अगर कुछ हरकतें करते तो पापा ने अगर थपड़ा दिया उसको, यानी कि थप्पड़ लगा दिए, तो उसके बाद में उसको पता रहेगा कि ऐसे औकात से बाहर नहीं जाना है, वरना पापा जो है वो पीट पीट कर बंदर की तरह टुई लाल कर देंगे, ठीक है। तो वो वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सही भी एक तरीके से थोड़ा सा एक नहीं रहता कि जो इमेज में रहेंगे यहाँ पर जो ये कंट्री है इससे नॉर्मल सी बनी रहेगी, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी यहाँ पर की बच्चों की पिटाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये नेशनल साइंस डे के बारे में बात की जा रही है। तो नेशनल साइंस डे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, फिर से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, आर्टिकल आया तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम क्या है, ये थीम है यहाँ पर फ्यूचर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन, जो बेसिकली, और इसका इंपैक्ट क्यों है एजुकेशन और स्किल के ऊपर, तो ये बात की जा रही है। नेशनल जो टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, नेशनल साइंस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे में, ठीक है। तो थीम जरूर याद रखना, थीम जरूर याद रखना, फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री के काफी फेमस पर्सनैलिटी थे सीवी रमन साहब, तो उनको रमन इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके लिए फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 के अंदर, ठीक है। तो इसके चलते भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के चलते हमारी कंट्री में नेशनल साइंस डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इनके द्वारा कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, ये हम लोगों ने देखा। तो ये किसके द्वारा बेसिकली यहां पर कहां से इसकी नींव रखी गई, तो इंडियन जो एसोसिएशन फॉर ये कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता में 1928 में यहां पर ये बेसिकली पाथ ब्रेकिंग यहां पर जो डिस्कवरी हुई उसके चलते यहां पर बातें की गई रमन इफेक्ट को लेकर। तो वहां से चीजें जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। कई सारे इनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे गए, कई सारी चीजें देखने को मिली। पर लेकिन फिलहाल जो बात की जा रही है वो 3 फिजिस्ट के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात की जा रही है। जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। तो जो जगदीश चंद्र बोस थे उनके बारे में आप लोगों को बताइए। तो यहां पर ये सीवी रमन साहब के सीनियर थे। अगर बात करें सत्येंद्र नाथ बोस, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है यहाँ पर मेघनाथ शाह के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, और ये रमन साहब के जूनियर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो आप लोगों ने ये सुना होगा, आप लोगों ने मूवी देखी आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में जो आयुष्मान खुराना है वो एक आईपीएस ऑफिसर है।
पर लेकिन उसके साथ में कोचिंग में पढ़ रहा होगा एक बंदा जो तैयारी कर रहा था, जब वहां पर आयुष्मान की पोस्टिंग होती है तो वो मिलता है उसको, कहता है और बेटा क्या हाल है, तो उस टाइम पर भी उसके साथ में ऐसे ही बात कर रहा होता है जैसे कि मान लो कोचिंग में हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आज के उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा रमन साहब जो हैं वो तो निकल कर सामने आ गए क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिल गया, पर लेकिन जो दूसरी और भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वो कहीं ना कहीं छिपी रह जाती है, उनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, जब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिखे तब तक वो मेहनत जो है वो मेहनत नहीं मानी जाती है। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं है, आप लोगों ने कुछ समझा नहीं है, आप लोग और भी बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हो, पर फिर भी एक रिजल्ट आना काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जो रमन डिस्कवरी है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी बोल सकते हैं, नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर जो हमारी कंट्री में देखने को मिला, और इंडियन साइंस जो है वो इसी से रिलेटेड है जो हम लोग ये अभी यहाँ पर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बातें की। तो ये उस टाइम पर भी बातें की, कुछ तो इन्होंने इनके बारे में बुराई भी की है थोड़ी सी, कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स यहाँ पर दिया गया 1930 में, तो यहाँ पर जो सीवी रमन साहब को, तो ये बोला गया कि इनके कुछ कलीग भी थे जिन्होंने काफी अच्छे से काम किया इनके साथ में मिलकर, पर इन्होंने उनको इसका बेसिकली जरा सा भी क्रेडिट नहीं दिया, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो बोला गया कि साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट ये एक अच्छे इंसान थे, काफी अच्छा, सॉरी एज ए साइंटिस्ट के फील्ड में जो काम किया गया वो एक अच्छा काम था, लेकिन एज ए पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई ज्यादा एक तरीके से अच्छे इंसान, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया, ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक ह्यूमन नेचर सामने आ गया कि हाँ सारा क्रेडिट मुझे ही लेना है, ठीक है, मैं बोलने लगूं आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, सारा सिलेक्शन मैंने ही कराया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरा छोटा सा पार्ट रहा है, क्योंकि मैं तो पढ़ाई तो रहा हूं यार, मैंने पढ़ा के लेक्चर छोड़ दिया, अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे उसको प्रॉपर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आप लोग सिलेक्शन लोगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना। तो मैंने एक छोटा सा रोल प्ले किया, आप लोगों को गाइड किया, ठीक है, बाकी का सारा मेहनत आप लोग करनी है, पेपर भी देने आप लोगों को ही जाना है, मैं तो पेपर देने जाऊंगा नहीं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। घर पे मम्मियां काम करती है तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, पूरा घर संभाल के रखे हुए, ठीक है, ये बोले कि हाँ पापा कमा रहे, बस पापा ही घर चला रहे, मम्मी तो कुछ नहीं कर रही है, तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो ऐसे आप लोग देखते हैं, तो साथ में काम करने वाले इंसान को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, तो वो क्रेडिट यहां पर मिलना चाहिए, पर लेकिन वो बोला गया इनके द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है। इनका जो काम था होता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, तो डिस्कवरी किया गया यहां पर जो इफेक्ट इनके द्वारा, इन्हीं के नाम से उसका नाम रखा गया, जो कि आप लोग जानते हैं रमन इफेक्ट, ठीक है। तो यहां से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो थोड़ा सा स्कैटरिंग जो आप लोगों को देखने को मिलता है, प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी का यहां पर इफेक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो रमन इफेक्ट यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है इसके द्वारा। कई सारी किताबें लिखी गई, 2 किताबें हैं, नोबेल लॉरेट सीवी रमन वर्क ऑन लाइट स्कैटरिंग, ठीक है। तो यहां पर यह लोगोस वर्ले, तो इनके द्वारा लिखी गई 2004 में, सीवी रमन लैबोरेटरी एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो यहां पर यह शेखर वारले, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर लिखी गई 2018 में। तो इसमें समझाया गया कि क्या क्या प्रक्रिया रही है, किस तरीके से सार रहा है और क्या महत्व है इनके काम का, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा, अगर किसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो उसका मतलब हम लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में आर्यभट्ट हो गए, ठीक है, वरामहिर हो गए, भास्कराचार्य हो गए, तो इनके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो आज के दिन में जो साइंटिस्ट इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे यहां पर बात की जा रही है जानकी अमाल, ये बोटनी के फील्ड में, इसी के साथ में असीमा चटर्जी, ये केमिस्ट्री के फील्ड में, इसी के साथ में यहां पर ये विभा चौधरी, ठीक है, फिजिक्स के फील्ड में, इसी के साथ में गगनदीप कांग, ठीक है। तो ये मेडिकल के फील्ड में साइंटिस्ट फीमेल जो हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों को वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए आता है तो देखिए एक बात याद रखिएगा, सारे डायमेंशन आप लोग कवर करनी है। आज के दिन में पॉलिटिशियन वुमेन है, साइंटिस्ट वुमेन है, ठीक है, इंजीनियर अगर कोई है तो इन सब के बारे में, या फिर कोई दूसरा फील्ड जो आप लोगों को लगता है, खासकर अगर बात करें नर्सिंग रोल में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, कोविड-19 में वॉरियर थी बहुत सारी, तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि अप्रिशिएट किया जा सके और वो समझे कि हाँ जानता है बंदा, ऐसा नहीं कि रट कर आया है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो थोड़ी सी बातें मैं आप लोग यहां पर बताने वाला हूं, हालांकि इस आर्टिकल में ये बातें नहीं है, ये दूसरे आर्टिकल की चीजें जो मैं आप लोग यहां पर बताने वाला हूं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया था कि हमारी कंट्री में तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, पहली लाई गई थी 1968 में, दूसरी लाई गई थी 1986 में और तीसरी लाई गई 2020 में। तो ये 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लाई गई। ऐसे ही अगर आप लोगों से पूछो साइंस पॉलिसी कितनी हमारी कंट्री में अब तक लाई जा चुकी है, तो 4 लाई जा चुकी है अब तक का, और 5वीं का ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट मतलब खाका तैयार है उसका, यानी कि वो आने वाली है। तो उसके बारे में अगर बात करें, आने वाली क्या पब्लिक के सामने रख दी गई है, अब टोटल उसका कौन कौन से पॉइंट सामने लेकर आने, तो उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात की जाएगी आगे। तो पहली जो पॉलिसी आई यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर उसके बारे में बात करेंगे तो 1947 से लेकर
कि अब तक 4 पॉलिसी आ चुकी है और पहली जो पॉलिसी आई यहां पर जिसको बोलते हैं फर्स्ट साइंस पॉलिसी, जो अडॉप्ट की गई 1958 में यानी कि 1958 में। तो ये पॉलिसी थी यहां पर साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन बोला गया। एम क्या था? एम ये था कि एक साइंटिफिक टेम्पर हम लोगों को जनरेट करना है कि हाँ लोगों को साइंस के बारे में एक सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। साइंटिफिक एंटरप्राइज हम लोग को डेवलप करने हैं, उसका फाउंडेशन रखा गया, नहीं नींव जो रखी गई ना वो यहां से निकल कर आई आप लोगों के सामने। आगे जो पॉलिसी आई दूसरी सेकेंड पॉलिसी, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। तो 1983 में 1983 में ये पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिली। इसके द्वारा बोला गया कि आत्मनिर्भर बनना है, इसी के साथ में यूज करना है टेक्नोलॉजी को, किसके? जनता के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, ये बोला गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें भी काफी अच्छे से हम लोग को काम कर रहे हैं, तो अच्छे से काम किया गया इस टाइम पर, तो ये भी अच्छे से पॉलिसी यहां पर निकल कर आई। तीसरी जो पॉलिसी आई यहां पर ये बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में आई यहां पर ये। और इंपॉर्टेंट बात यह हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के बाद में ये पॉलिसी आई, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो पॉलिसी है यहां पर इसका फोकस था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके चलते आप लोगों से कोई पूछे SERB कौन सी पॉलिसी के तहत स्टैब्लिश किया गया था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी जो तीसरे नंबर की 2003 में। उसके चलते साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बनाया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके रिसर्च के फील्ड में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं क्योंकि ये पॉलिसी न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहां पर बात करें तो जो चौथी पॉलिसी लाई गई 2003 में, तो साइंस पॉलिसी यहां पर इसके अंदर आप लोगों से पूछेगी जो STI जो है वो कहां पर आया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जिसको बोला गया, तो कौन सी पॉलिसी में था? ये 2013 वाली पॉलिसी में था। और आप लोगों को अभी देखने को मिला, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया, यहां पर नेशनल साइंस डे, तो यहां पर STI लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये यहां पर कहां से निकल कर आया था ये? तो ये जो हमारी कंट्री में जो चौथी पॉलिसी थी उसमें से निकल कर आए यहां पर ये, जिसको STI आप लोग बोलते हैं। इसके द्वारा बोला गया था टॉप 5 जो ग्लोबल साइंटिफिक लीडर है ना, वहां पर हम लोग को अपने आप को ले जाकर रखना है और पार्टनरशिप करनी है दूसरी कंट्री के साथ में भी, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी हम लोग को पार्टिसिपेट करने हैं। तो काफी सारा एक बड़ा एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारा टारगेट था 2013 में जो पॉलिसी लेकर आएगी। अब ये पॉलिसी जो है आगे जो अभी हमारी कंट्री में 5वीं पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, खाका तैयार किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसको STIP 2020 बोला गया। ये पॉलिसी जो है बेसिकली 5वें नंबर की पॉलिसी है और ये जनवरी 2021 में इसका ड्राफ्ट रिलीज किया गया। अभी बहुत सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। पहला तो फुल टाइम जो इक्विवेलेंट की बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री में जो रिसर्चर है उनको डबल करना है, यानी कि रिसर्चर की संख्या डबल करनी है। दूसरा ग्रोस डोमेस्टिक जो एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्चा है वो बढ़ाना है, क्योंकि आज के में हम लोग क्या करते हैं, खर्चा कम करते हैं, बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर आने वाले 5 साल में प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहे, जो कि अब तक काफी कम देखने को मिल रहा है। पोजीशन जो है टॉप 3 कंट्री में हम लोग अपने आप को सुपर पावर में लाने की बात करें आने वाले डेकेड के अंदर। पॉलिसी 4 में हम लोगों ने बोला था 5वें नंबर पर लेकर आना है, पर इस पॉलिसी में हम लोगों ने बोला है कि हम लोगों को अपने आप को 3रे नंबर पर लेकर आना है अगले दशक कर। तो देखते हैं कि कितने अच्छे से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं, तो अच्छा होगा अगर जल्दी से इसको अचीव कर पाए। तो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 जो है वो डिफाइन करती है ओपन साइंस फ्रेमवर्क कि 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, यानी कि जैसे 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन जैसे 1 नेशन 1 ग्रिड के बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो ये सारी इस तरीके से 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं बड़े बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो यहां पर बोला है कि अब देश सब्सक्रिप्शन ले लेगा और फिर सब उसको आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर है, तो उससे चलते एक साइंटिफिक टेम्पर लोगों के अंदर बढ़ेगा। तो जो भी आर्टिकल लिखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिस्ट, उनको हम लोग पढ़ पाएंगे और अपनी रिसर्च और स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। तो इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि जो खर्चा हम लोग करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो 0.6% है हमारी कंट्री की जो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका। बल्कि बात करें यूएसए का और चाइना का, तो यहां पर लगभग 2% है और इजराइल का तो लगभग 4% है। तो बहुत पीछे है भाई साहब, इसमें काम करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया राइटर के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को पेटेंट लेना है तो कौन देता है यहां पर, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेटेंट कोऑपरेशन जो ट्रीटी है उसके थ्रू यहां पर चैनलाइज किया जाता है ये इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन को। हमारी कंट्री में अगर बात करें अब तक का 2019 में इंडिया के द्वारा 2053 के करीब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं। पर लेकिन अगर यूएसए के बारे में बात करें, यूएसए के द्वारा यहां पर 57,840, हमारे 2000 यहां 57,000। चाइना के बारे में बात करें तो 58,990। चाइना ने पहली बार यूएसए को पीछे छोड़ दिया पेटेंट एप्लीकेशन में, तो ये सोचने वाली बात है। और ये वही चाइना जो 1999 में 276 पेटेंट इसके द्वारा फाइल किए गए थे और आज के डेट में 58,990 पेटेंट है। तो यहां से छंगाल आप लोग देखते हैं कितनी लंबी इनके द्वारा लगाई जा रही है छलांग, तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को। बहुत सारे एरिया जहां पर फोकस देने चलने की बात की जा रही है, तो वे फॉरवर्ड में अगर लिखने के लिए आए तो ये फोकस एरिया आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम है वो बढ़ाना है ताकि लोग जो है इस फील्ड में आने की कोशिश करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, इसी के
साथ में जो इंडियन साइंसिस्ट जो डायस्पोरा है, इनके हमारी कंट्री के जो साइंटिस्ट दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं ना, उनके साथ में कोलैबोरेट करके आगे हम लोगों को पढ़ना है। साइंस डिप्लोमेसी और जो पार्टनरशिप है उनके साथ में हम लोगों को काम करना है अच्छे से। इसी के साथ में स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देकर चलना है और जो कि रिसर्च को प्रेरणा देगी। तो ये बातें बोली गई है, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी सी बातें एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आईआईटी हमारी कंट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। हमारी कंट्री में आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के हिसाब से सामने आए थे। ये कुछ और बातें हैं। फाउंडर है जो जवाहरलाल नेहरू जी, 1951 में फाउंड किया गया था। पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है इनको। 23 आईआईटी है देश में, 23 आईआईटी है आज के डेट में, ठीक है। तो 24 होने में एक की कमी है, समझिएगा, ठीक है। अगर बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाए, यहां पर इसके जो मिनिस्टर रहते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है यहां पर आईआईटी काउंसिल के। जो यहां पर बात करें, यहां पर अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उसमें 16,053 के करीब आज के डेट में आईआईटी में स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी में रखा गया, जिसके तहत इनको कुछ ऑटोनॉमी भी दी जाती है। कुछ 4 आईआईटी जिनका नाम याद रखना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। ये वो आईआईटी है जो दूसरी कंट्री के साथ में मिलकर बनाए गए हमारी कंट्री में। आईआईटी बॉम्बे जो है वो सोवियत यूनियन के साथ में, जिसको आज के डेट में रसिया बोलते हैं। आईआईटी मद्रास जर्मनी, आईआईटी कानपुर ये यूएसए और आईआईटी दिल्ली जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। अगर बात करें जो नेशनल रैंकिंग हमारी कंट्री में दी जाती है उसमें आईआईटी टॉप नंबर पर कौन सा है, तो है आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर बॉम्बे। कम से कम 3 आईआईटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जिसके तहत यहां पर वो नहीं है कि हमारी कंट्री में कि आईआईटी कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो यानी कि सारे आईआईटी एक ही लेवल के होंगे, सारे आईआईटी अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ आईआईटी अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ आईआईटी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग बात बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये जो रैंकिंग तैयार की जा रही है, तो उस रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन है, तो वो बताया गया। तो सबसे टॉप पर कौन है, यहां पर सबसे टॉप पर है मद्रास, ठीक है। और ये NIRF क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री मिनिस्ट्री थी उस टाइम पर, जिसको आज के में एजुकेशन मिनिस्ट्री आप लोग बोलते हैं, 2015 में उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा इसके बारे में भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन हो गया आप लोगों के सामने। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात करें, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में सोशल मीडिया और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो उनको आज की डेट में रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसका क्रिटिसाइज काफी ज्यादा यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर क्या क्या है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ओटीटी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप मीडिया, ठीक है। तो यहां पर समझेंगे क्या क्या चीजें एक बार। देखिए, हालांकि ये जो है इसके बारे में डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूं, अलग से वीडियो मैंने बनाई थी, पर फिर भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी से देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा रूल और रेगुलेशन लाए गए ताकि जो सोशल मीडिया है, ठीक है, उनके अंदर चेंज लाए जा सके। चेंज क्या लाया जा सके, बेसिकली उनको एक तरीके से टैकल किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। तो जो यहाँ पर जो रेगुलेट करने के लिए जो बात की जा रही है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रीट करना चाहती है ऑनलाइन मीडिया को एज ए पब्लिशर। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, जैसे वो काम करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर सोशल मीडिया भी उनको कंट्रोल करके चला जा सके, ताकि वो हिसाब से काम करें, औकात से बाहर न जाए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी कंट्री में आज के डेट में जो सेक्शन 60 चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया, एक मिनट, जो सेक्शन 69A है यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इसके हिसाब से चीजों को टैकल किया जाता है। हमारी कंट्री में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, डिजिटल मीडिया जो है उनको डिजिटल मीडिया बोलते हैं, क्योंकि डिजिटल कंटेंट के थ्रू यहां पर ये चीजों को ट्रांसमिट करते हैं। ट्विटर हो गया, इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें फेसबुक हो गया, या पब्लिशर हो गए न्यूज चैनल, या फिर करंट अफेयर के कंटेंट वाले हो गए। जैसे हमारा परिवार जो है ये भी आज के दिन में इसके अंडर कंट्रोल में आएगा, यानी कि अगर कुछ भी लगता है कुछ गलत यहां पर हो रहा है तो केस लगाया जा सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर का जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसके अंदर भी इसको ले लिया गया। और जो नई गाइडलाइन है इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटरीज जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। तो यहां पर रूल 2021 लेकर आए गए यहां पर ये, और ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रूल है। ये आप इससे पहले जो रूल थे वो बोलते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन थी 2011 की, तो इससे काफी बड़ा डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बोला यह गया है कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, जो डिजिटल न्यूज मीडिया है उनके ऊपर भी जैसे नॉर्मली होती है। आज के डेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से बन सकता है, जो अगर बात करें न्यूज़पेपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से टैकल करते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर रेगुलेट होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। टीवी न्यूज चैनल जो रेगुलेट किया जाता है, केबल जो है हमारी कंट्री में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 का, इससे टैकल होता है। पर लेकिन ऑनलाइन जो न्यूज चैनल है या फिर करंट अफेयर के जो पोर्टल है उनको कोई रेगुलेशन नहीं था अब तक का, ठीक है। अब यहां पर इसको भी रेगुलेट किया जाएगा, एक थ्री टायर रेगुलेशन यहां पर बनाया गया, जिसके हिसाब से इसको रेगुलेट किया जाएगा। सेल्फ रेगुलेटरी, यानी कि अपने आप सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। तो पहले तो सेल्फ रेगुलेटरी की बात की जा रही है। दूसरा बोला जाए इंडस्ट्री रेगुलेशन बॉडी, जो हेड की जाएगी यहां पर जो कोई फॉर्मर जज है
जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के एडिशनल मेंबर रहेंगे जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। तीसरा यहां पर जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमिटी है वो हेड करेगी, कोई भी कंटेंट होगा अगर उसको हटाया जाएगा तो तीसरे नंबर का ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अच्छे से रेगुलेट करने का जुगाड़ उनको बना लिया है। अगर नहीं कोई हटाता है कंटेंट तो उसके पास में कोर्ट नोटिस जाएगा या फिर गवर्नमेंट का एप्रोप्रिएट एजेंसी का नोटिस जाएगा। अगर नहीं हटाया जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ में सेपरेट सेक्सुअल कंटेंट बच्चों से रिलेटेड अगर है तो अगर कोई बोल देगा इसको हटाना तो 24 आवर के अंदर अंदर उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी पोर्नोग्राफी अगर यहां पर है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए बात की जा रही है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं बच्चों वाली पोर्नोग्राफी का। पर लेकिन सारे कंटेंट वालों को एक तरीके से इस तरीके से टैकल करके चलना, तो ये थोड़ा सा कई बार इसके ऊपर ये लगाया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की जा रही है फर्स्ट ओरिजिनेटर। फर्स्ट ओरिजिनेटर क्यों है, जैसे आप लोगों ने कोई हैशटैग कैंपेन चला दिया, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि हैशटैग मोदी जॉब दो, तो उसकी वजह से अगर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो जिसने भी ये जो चलाया था ये हैशटैग, तो उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्योंकि फर्स्ट ओरिजिनेटर वही था, उसके द्वारा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी। तो इसके चलते कोई भी तो यहां पर सोच समझकर कोई भी ऐसे काम करना, क्योंकि आगे चलकर आप लोगों के ऊपर इसके चलते कई सारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इवन 5 साल तक के भी आप लोगों के ऊपर जो जेल में जाने का पड़ सकता है अगर कोई भी यहां पर जो बुरी कंडीशन होती है। तो बोला गया कि जो भी इंटरमीडिएट है उनको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है। तो प्रिवेंट किया जाए, डिटेक्ट किया जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके, प्रोसिक्यूट किया जा सके, ताकि कंट्री की सोवरेनिटी संप्रभुता को बचाया जा सके, सिक्योरिटी को ध्यान रख सके स्टेट की, और जो फ्रेंडली नेशन है उनके साथ में अच्छे रिलेशन बन सके। अगर इसमें कोई भी इंटरफियर है तो यहां पर जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेक्सुअल कोई कंटेंट है बच्चों से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा, तो उसके लिए भी पनिशमेंट की बात यहां पर की जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा चीजें जो है वो नॉर्मल रखनी है, ऐसा यहां पर बोला गया, वरना खामियाजा उस चीज का भुगतना पड़ेगा। आखिर ऐसी ऐसी चीजें निकलकर कहां से आ रही है, तो राइटर ये बोले कि देखिए गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को बोला गया कि ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट बैन कर दो, पर ट्विटर ने स्टार्टिंग में नहीं सुनी, कुछ स्टेप ऐसे लिए गए जिसके वजह से इनके द्वारा काफी गुस्सा हुए और अब यहां पर ये रेगुलेशन लेकर आए हैं। बोले कि पूरा मौका है हमारी कंट्री में आकर आप लोग व्यापार कीजिए, पर लेकिन हमारे हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो जो देखते हैं किस तरीके से यहां पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट में 19 के तहत कितना उसको सप्रेस किया जाता है और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी चीजें यहां पर निकलकर सामने आएंगी, ठीक है। तो बाकी यही सब चीजें हैं जो बताने की कोशिश की गई है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं यहां पर पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। एक छोटा सा आर्टिकल है यहां पर नेपाल के बारे में। नेपाल के अंदर आप लोगों को पता है क्या था, नेपाल के अंदर जो यहां पर प्राइम मिनिस्टर ओली साहब थे उनके द्वारा पार्लियामेंट को भंग किया गया। जैसे उनके द्वारा पार्लियामेंट को भंग किया गया तो वहां पर वो कोर्ट में केस पहुंचा कि पार्लियामेंट को भंग कर सकते हैं संविधान के हिसाब से, जैसे उन्होंने भंग कर दिया तो कोर्ट ने वहां पर बोला कि उनके द्वारा गलत स्टेप उठाया गया, वो ऐसे पार्लियामेंट को भंग नहीं कर सकते जब आराम से नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। क्योंकि कोएलिशन की गवर्नमेंट चल रही थी तो उन्होंने पार्लियामेंट को भंग कर सोचा कि फिर से अपनी रोटियां सेक लेते हैं, अपनी जो इलेक्शन कराते हैं और फिर से अच्छे से जीत कर आएंगे। पर लेकिन वो नहीं कहते कि वो एक तरीके से कि हर टाइम जो है आप लोग का पत्ता जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा, कई बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट देखने को मिले और भी कई सारी चीजें सामने निकल कर आई। तो वही सब मुद्दे हैं यहां पर जो हमारे पड़ोसी देश के बारे में बातें की जा रही है। तो कौन कौन टच करता है यहां पर हमारी कंट्री का राज्य, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यहां पर आप लोगों को टच करता हुआ नजर आएगा और यहां पर है सिक्किम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं। तो नेपाल के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहने काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उधर हो गया चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल एक सैंडविच है। सैंडविच मतलब बीच में जैसे नहीं आप लोग जब खाते हैं बर्गर वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, उसके बीच में टिक्की रख देते हैं दबाकर, ठीक है, और फिर आप लोग उसको दांतों से चबा जाते हो, ठीक है। मुंह में पानी आ गया क्या ये ऐसी चीजों से दूर रखा करो, पेट खराब हो जाएगा, ऊपर से बॉडी भी खराब हो जाएगी। अच्छी चीजें खाया करो, ठीक है, वरना देखो कोरोना वाली हालत हो जाएगी यहाँ पर। तो अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए यही आज के आर्टिकल थे, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बाकी जिस किसी ने नहीं देखा है ये वीडियो जरूर देखेगा, अपना सजेशन आप लोग जरूर बताना। और इसके बाद में आप लोगों की नैनो मैगजीन देखने को मिलेगी और वो आज ही है बस ओनली 11 बजे, ठीक है। जो डेली मॉर्निंग में उठ रहे हैं वो डेली मॉर्निंग में उठती रही है और अच्छे से एंजॉय कीजिए। अपना जो पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं लेकर आना है, और जो नहीं उठ रहे हैं और उठना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था वो वीडियो, ठीक है। तो उठकर मॉर्निंग में उसको निपटा लीजिए अच्छे से। तो इस तरीके से आप लोग चीजों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। तो नया महीना कैसे लेकर चलना है उसके बारे में जरूर बताइएगा आप लोग। और बाकी नेक्स्ट वीक में आप लोगों को जो करंट अफेयर देखने को मिलेगा वो जनवरी का करंट अफेयर आएगा, नेक्स्ट वीक है, जो नेक्स्ट वीक में आप लोगों का संडे आएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, ओके। तो ये मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से ध्यान रखिए और नेक्स्ट नैनो मैगजीन देखेगा। तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।